कराची में हॉक्स बे पे एक हमारा नया सेंटर जो ट्विन सेंटर है, जिसमें विलिंगवेज और डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट का आगाज़ होने वाला है। इसकी हायरिंग शुरू हो रही है। इसके अलावा इस्लामाबाद में मरी रोड पे 17 माइल एक जगह है, वहाँ पे एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी जो कि ट्विन फैसिलिटी है, यानी डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट और विलिंगवेज। सो जो अभी हमें इस्लामाबाद और कराची में ख़ास तौर पर, और वैसे लाहौर में भी और मरी में भी, हमें FCPS मेडिसिन डॉक्टर्स की ज़रूरत है जो यंग हों और सीखने का पैशन रखते हों और अपने करियर को ज़ोरदार आगाज़ देना चाहते हों, और हम चाहेंगे कि वो रब्ता करें। FCPS मेडिसिन के अलावा हमें FCPS साइकेट्री भी ज़रूरत है डॉक्टर्स की। हमें साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है विलिंगवेज में और सदाकत क्लिनिक में। फिर हमें नर्सिस की ज़रूरत होती है, मेल और फीमेल दोनों किस्म की। 16 इयर्स एजुकेशन मिनिमम साइकोलॉजिस्ट की हो, और 16 इयर्स वालों को भी और 18 इयर्स वालों को हम हायर करते हैं। पेशेंट्स की बराह रास्त मदद करने के लिए हमें सपोर्ट स्टाफ की ज़रूरत होती है। फिर असिस्टेंट मैनेजर्स जो असिस्ट करते हैं साइकोलॉजिस्ट को और डॉक्टर्स को कामकाज में मदद देते हैं, जो कि बाद में काउंसलर के तौर पर ग्रो कर सकते हैं। अकाउंट्स के शोबे के लिए अकाउंटेंट्स की ज़रूरत होती है जो यूजुअली MBA होते हैं, और एंट्री लेवल पे बाज़-औक़ात असिस्टेंट अकाउंटेंट के तौर पर BCom भी आते हैं, लेकिन अब ज़्यादातर जो है MBA आते हैं। और फिर रिसेप्शन पे टेलीफोन ऑपरेटर के तौर पर, तो तमाम शोबों में हमें ज़रूरत होती है। फिर किचन में हमें अच्छे कुक की ज़रूरत होती है। हमें IT में भी ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो कि सोशल मीडिया मार्केटिंग से वेल वर्स्ड हों और IT स्किल्स के हामिल हों, तो उनकी भी हमें ज़रूरत होती है। ये जो हम हायरिंग के लिए ख़ास तौर पर बातचीत कर रहे हैं, ताकि गुज़रते हुए वक्त के साथ ये वीडियो जब भी कोई देखे तो वो अप्लाई कर सकता है किसी रेलेवेंट पोस्ट पे। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे विलिंगवेज और उसकी सिस्टर कंसर्न सच एज सदाकत क्लिनिक और डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट में हायरिंग की। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरियां फराहम की जाए। तो डॉक्टर सदाकत अली हमारे साथ मौजूद हैं, CEO हैं विलिंगवेज के, एडिक्शन साइकियाट्रिस्ट हैं। साथ में अब्दुल रहमान साहब तशरीफ़ रखते हैं जो COO हैं विलिंगवेज के, और उधर मिस शुमाइला बतूल हैं जो कि हमारी असिस्टेंट डायरेक्टर हैं विलिंगवेज लाहौर में। और मेरे लेफ़्ट साइड पे डॉक्टर नवीद शहजाद हैं जो कि कंसल्टेंट हैं हमारे, और हमारे विलिंगवेज के पेशेंट्स को भी देखते हैं और डायबिटिक पेशेंट्स को भी देखते हैं। और हमारे साथ जो है तशरीफ़ रखते हैं मोहसिन नवाज़ साहब जो डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस भी हैं। लोगों को अक्सर ये होता है कि नौकरियां मिलती नहीं हैं, या जो बेहतरीन कंपनीज़ हैं वहाँ पे ऐसा कंड्यूसिव बेहतरीन माहौल नहीं होता जहाँ पर वो अपनी जितनी भी उनकी सलाहियतें हैं उनको बरूए कार ला सकें। लेकिन बचपन में तो सब बच्चे कहते रहते हैं ना कि मैं छोटा सा एक बच्चा हूँ पर काम करूँगा बड़े बड़े। तो इट्स अबाउट टाइम के जो बच्चे बड़े हो चुके हैं वो कोई काम के बारे में संजीदा हो जाएं, और हमारे मुल्क में बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की कि लोग काम करें, क्योंकि 10% लोग तकरीबन काम करते हैं, बाकी 90% लोग किसी न किसी वजह से, यानी आबादी के लिहाज से, वो कोई काम नहीं करते। हमारा जो ये 40 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है कि सदाकत क्लिनिक सबसे पहला जो अदारा था जिसको मैंने 1979 में शुरू किया, फिर डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट 1995 में, और विलिंगवेज जो है 2000 में हमने स्टार्ट किया। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और मरी में अब ये सारे अदारे मौजूद हैं, और हम अपनी ग्रोइंग नीड्स के तहत कबल अज़ वक्त हायरिंग के प्रोसेस में जाते हैं। हम उस वक्त हायरिंग नहीं करते कि जब बहुत अशद ज़रूरत होती है, बल्कि पहले से करके रखते हैं, क्योंकि हम लोगों को अपने अदारे में इंडक्ट करते हैं, फिर उनकी ग्रूमिंग करते हैं, अपने अदारे की वैल्यूज़ से हम आहंग करते हैं, और अच्छा काम करने के लिए सबसे पहले जो ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है वो पूरी करते हैं। सो यहाँ लोग
मार्केट से अच्छी सैलरीज भी पाते हैं, पर लेकिन इससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि वो यहाँ बहुत खूबसूरत इंसानों के सांचे में डलते हैं। और पिछले 40 साल में मेरे साथ काम करने वाले सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने बाद में बहुत कारहाय नुमायाँ अंजाम दिए। हम बुनियादी तौर पर समझते हैं कि हमारे इदारों में जो हम काम का मेयार रखते हैं वो बैनुल-अक़वामी सतह पर रखते हैं, और नए आने वालों को हम उसी तरह मोटिवेट करते हैं, ग्रूम करते हैं। आज तक का जो प्रोसेस रहा वो ज़्यादातर ये था कि हम ऐसे लोगों को हायर करते हैं जिन्होंने अभी पहले कोई नौकरी नहीं की होती या पहले किसी एम्प्लॉयमेंट में नहीं रहे होते, और वो स्टार्टअप्स जो होते हैं उनको हम बिल्कुल वो जो क्लीन स्लेट्स होती हैं उसके मुताबिक ग्रूम करके आहिस्ता आहिस्ता उनको अपने ख़ास सांचे में डालते हैं, जिसमें खिदमत के जज्बे के साथ फ़राइज़ की अंजाम दही के अलावा खुश अखलाक़ी वैल्यूज़ की कदरें करना। एक दिलचस्प बात मैं बताना चाहूँगा कि हमारे 600 एम्प्लॉइज़ हैं पाकिस्तान में, जिनमें से कोई एक भी स्मोकर नहीं है, किसी बुरी आदत में भी मुब्तला नहीं। यहाँ इस चीज़ को भी बहुत देखा जाता है कि जो लोग हमारे साथ काम करते हैं वो अच्छी आदतें अपने अंदर अपनाएं, उनके घर वाले उनसे खुश रहें और वो भी अपने घर वालों से खुश रहें। We'll take a little break and we'll be right back. It is very important for the patient that his family meets him often enough, because going through rehab is not easy for him. I have seen all over the world that the meetings of the family with the patient while he is in the rehab is usually a nightmare. Some treatment centers opt the policy of not letting the family meet the loved one for the first month. It is now a routine, Yes. and that every patient who is admitted in Willing Ways has a meeting with the family the very next day. And these touch and go meetings are actually 12 in number, and we conduct these meetings in first 15 days, and then there are supervised meetings, and we start moving to the next goal, which is intervention data presentation. The touch and go meetings are usually conducted in patient's room, and the family is not supposed to sit during the touch and go meetings. Sometimes in these touch and go meetings you'll see a storm of emotions coming from patients. Family can suggest that you can ask your counselor or your doctor, and they are going to help you in this regard. It is a therapeutic meeting. We need to see the interaction of the family with the patient. Rather, it is a family disease, and we can see the elements and the ingredients of this illness in the family also. The last and the final thing that they have to communicate is that they are going to help him in only one thing, and that is getting rid of the drugs and having an abstinent and sober life. We have to believe that our loved one wants to quit, but he is helpless and he is hopeless at the same time. So we have to provide him help and the hope. So our policy in Willing Ways is to be open, be honest, and be transparent. Ultimately, we see honesty is the best policy. It works very quickly, and there is a therapeutic change very quickly in the patient. वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, आप क्योंकि जो है अमेरिका में ट्रेनिंग लेते रहे और बल्कि आप एक ट्रेनिंग देते भी रहे वहाँ पे, और इंग्लैंड आपका आना जाना होता है, तो फॉर्चून 500 कंपनीज से आप हमेशा इंस्पिरेशन लेते हैं, और यहाँ पे जितनी भी हमारे सेटअप है उसमें आप कोशिश करते हैं कि एम्प्लॉईज़ के लिए एक ऐसा माहौल साजगार पैदा करें जिसमें वो अपनी सलाहियतों को बेहतर से बेहतर बना सकें। और ये फरमाइएगा कि फ़िलहाल कराची में हॉक्स बे में जो आपका मंसूबा है और इस्लामाबाद में 17 मील पे जो मंसूबा है, यही जो विलिंग वेज को एक्सपेंशन के लिए, इसमें आप क्या इन्विसिज कर रहे हैं? और जो डॉक्टर्स हैं, कंसल्टेंट्स आपको जो दरकार हैं, FCPS कंसल्टेंट्स दरकार हैं, आपको मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर्स दरकार हैं, आपको साइकोलॉजिस्ट दरकार हैं, सपोर्टिंग स्टाफ चाहिए, IT के लिए स्टाफ चाहिए, नर्सेज मेल फीमेल चाहिए, ये जो सारा वसीतर हायरिंग का प्रोसेस है इसका एक ओवरव्यू दीजिए।
पहले तो जो आपने फॉर्चून 500 कंपनीज़ की बात की, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उनके बड़े ऊंचे मेयारात हैं, जैसे कि हर कोई हर एक का एहतसाब कर सके, हर कोई हर एक के साथ खुल के इख्तलाफ कर सके, बात कर सके, लेकिन एहतराम जो है वो मलहूज़ ख़ातर रखना बहुत लाजिम है जी। जिसे हम कहते हैं यहाँ पे स्लोगन के डिग्निटी फॉर ऑल। आप जनाब का लबो लहजा रखना है, कोई भी किसी से फ्रैंकनेस के नाम पे तू तड़ा ना करे, ये एक हमारा ये कल्चर है। कुछ चीज़ें होल्डिंग ईच अदर अकाउंटेबल का जो कॉन्सेप्ट फॉर्चून 500 कंपनीज का, स्टिल कीपिंग रिस्पेक्ट, कि वो मेंटेन करते हुए आप किसी को भी कोई भी पूछ सकता है कि वो कोई काम में कोई कमी कमज़ोरी क्यों करते हैं, या आगे से किसी ने ये नहीं कहना कि तुम कौन होते हो मुझे पूछने वाले। उसमें क्योंकि वो बताते हैं कि 3 तरह की मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। एक जो कि अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनमें कोई एक बंदा दूसरों को अकाउंटेबिलिटी चेक करता है, एक जो बिल्कुल अच्छी नहीं होती जिनमें कोई किसी की अकाउंटेबिलिटी चेक नहीं करता, और जो बेस्ट होती हैं उसमें कोई भी किसी की भी अकाउंटेबिलिटी को चेक कर सकता है, उनसे पूछ सकता है। तो उस तरह से हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम उसको फॉलो करें कि रिस्पेक्ट मेंटेन करते हुए। अच्छा, इसमें ये भी है कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो कि मर्द औरत के दरमियान के आप हायरिंग करते हुए पहले जहन में रखें कि ये पोस्ट मर्द के लिए है, ये खातून के लिए है, तो ऐसा नहीं, सब पोस्ट सब के लिए है, जिसे हम कहते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉई, कि हर एम्प्लॉई के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है। ख़ास तौर पर ऑर्गेनाइजेशन में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी नहीं कि आगे वो बढ़ेगा जो डॉक्टर है या साइकोलॉजिस्ट है, किसी भी शोबे से बंदा जो आगे बढ़ते बढ़ते डायरेक्टर की पोस्ट पे पहुंच सकता है और अदारे को हेड कर सकता है। डू यू थिंक दैट मेरिट इज़ द ओनली रीज़न फॉर एनीबडीज प्रोग्रेस इन दिस ऑर्गेनाइजेशन? ये पक्की बात है कि हमने हमेशा जो मेरिट को अपहोल्ड किया, और जब भी हमने हायरिंग की तो हमने अननोन लोगों को हायरिंग में चुना, किसी सिफारिश से या किसी और तरह से नहीं किया। रिसेंटली मैंने 1-2 लोगों को सिफारिश की वजह से भी चुना, लेकिन वो भी बड़े लाजवाब लोग साबित हुए, क्योंकि जिन लोगों ने सिफारिश की तो उन्होंने ये कह के की सिफारिश कि कोई बहुत बेहतरीन प्रोफेशनल है या बेहतरीन पर्सन है तो मैं इसलिए आपके पास भेज रहा हूँ, इसलिए नहीं भेज रहा कि किसी में कोई कमी कमज़ोरी है तो आप अकोमोडेट करें। तो मैंने कहा इट मे बी ए वेरी गुड रीज़न। 600 एम्प्लॉइज़ में से 2 ऐसे हैं जिनको हमने रिकमेंडेशन पे रखा, और मुझे ये खुशी है कि वो रिकमेंडेशंस बड़ी पॉजिटिव थी। तो हमारी जो सूरत हाल है इस वक्त ये है कि कराची में हॉक्स बे पे एक हमारा नया सेंटर जो ट्विन सेंटर है, जिसमें विलिंग वेज और डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट का आगाज़ होने वाला है। और हॉक्स बे समंदर का किनारा कराची, तो काफ़ी अरसे से मेरे जहन में था कि रिहेबिलिटेशन सेंटर समंदर के किनारे होते हैं या पहाड़ों पे होते हैं। तो पहाड़ों पे तो सदाकत क्लिनिक मरी मौजूद है पिछले 26 साल से, और ये हॉक्स बे पे मेरा था इरादा, तो हॉक्स बे वाला सेंटर रेडी है, तो उसकी हायरिंग शुरू हो रही है। इसके अलावा इस्लामाबाद में मरी रोड पे 17 माइल एक जगह है, उस जगह का वैसे नाम फुलगरां है, यानी फूलों का गांव। और वहाँ पे एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी जो कि ट्विन फैसिलिटी है, यानी डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट और विलिंग वेज। ये ट्विन हम इसलिए बनाते हैं कि विलिंग वेज को मेडिकल स्पेशलिस्ट मैसर आ सकें जो कि मेडिकल फैसिलिटी से मदद करते हैं। तो एक ही जगह पे होने की वजह से जो डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट है, जैसे लाहौर में हमने सबसे पहले ये तजर्बा किया था जो बड़ा कामयाब रहा कि डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट और विलिंग वेज को इकट्ठे बनाया, तो वो एक दूसरे के लिए बहुत कॉम्प्लीमेंट्री रवैया रखते हैं, दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। जैसे डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट में जो डायबिटिक्स हैं उनको लाइफस्टाइल चेंज में मदद देते हैं विलिंग वेज के साइकोलॉजिस्ट, और विलिंग वेज के जो पेशेंट्स हैं उनको विड्रॉल मैनेजमेंट में मदद की ज़रूरत होती है मेडिकल स्पेशलिस्ट की, तो वो डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट के जो मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं जो सब के सब FCPS मेडिसन होते हैं। सो जो अभी हमें इस्लामाबाद और कराची में ख़ास तौर पर, और वैसे लाहौर में भी और मरी में भी,
हमें FCPS मेडिसिन डॉक्टर्स की ज़रूरत है जो यंग हों और सीखने का पैशन रखते हों और अपने करियर को ज़ोरदार आगाज़ देना चाहते हों। और हम चाहेंगे कि वो रब्ता करें जो इस वीडियो के साथ लिंक है जी। उस लिंक पे जब क्लिक करेंगे जो जॉब्स का लिंक है विलिंग वेज की वेबसाइट पे, तो वहाँ डिटेल्स, सैलरीज़ की भी डिटेल होंगी, टर्म्स एंड कंडीशंस भी डिटेल में हैं, कांटेक्ट कैसे करना है उसका भी तरीक़ाकार है। फिर इस वीडियो के प्रीएम्बल में कुछ नंबर्स दिए हुए हैं शुरू में, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और मरी के जो एग्जेक्टिव्स हैं पब्लिक रिलेशनिंग के, उनके नंबर हैं और उनसे रब्ता करके इंटरव्यू के लिए भी टाइम मुकर्रर किया जा सकता है। ईमेल एड्रेस है जिस पे आप रिज्यूमे भेज सकते हैं, लेकिन हम रिज्यूमे की बजाय ज़्यादा लाइव कांटेक्ट को बड़ी अहमियत देते हैं, फ़ेस टू फेस कांटेक्ट को बड़ी अहमियत देते हैं, जिसमें तबादला ख़यालात हो सके, हम उनकी ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा जान सकें। FCPS मेडिसिन के अलावा हमें FCPS साइकेट्री भी ज़रूरत है डॉक्टर्स की, और वो जो ज़रूरत है वो विलिंग वेज और सदाकत क्लिनिक के हवाले से है, यानी लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और मरी। We'll take a break now. Contrary to the popular belief, it is a physical disorder most closely like diabetes and heart disease. The actual problem is metabolic in nature, and this metabolic error starts in the body, not in the mind. So it's physiological? It's physiological to begin with, but ultimately it encroaches the psychology and the social life of the person who suffers from alcoholism. Everybody who drinks does not end up as an alcoholic. Only 10% of those will cross that invisible line into alcoholism, and it's a nightmare. What makes you more susceptible to actually becoming an alcoholic? It is a genetic code basically. There are a lot of triggers in the environment also. There is a psychological problem also, but the real trigger comes from the genetic code, and once that genetic code is triggered, it is never reversible. It goes it's irreversible. It is irreversible. And the only way to stop it then is just to stop. Can you explain genetic code for the audience out there? What does it imply? Basically, the seat of drinking is in the mind, but the seat of alcoholism is in the body. If somebody starts taking alcohol in teenage or early in life, then there are more chances of that genetic code to be triggered. But if somebody starts alcohol late in life, then probably there are less chances of that person to become alcoholic. Well, presumably just less time in a lifespan. The later you start anything, the less time you have for it to take effect on you. No, anyway. Genetics is like that. If there is a genetic code and you trigger it earlier, it is going to be severe. Real thing comes from the genetics. But if there is a genetic code and there are environmental factors also very rich towards that, then definitely the person is going to suffer from alcoholism. So there's a clear difference between people who are alcoholics and people who like to have a drink or two. Absolutely. If somebody drinks a drink or two, and if it is not a problem, then it is not a problem. But if the drinking starts generating problems, then definitely it is a journey towards alcoholism. Ajay Khwadin Hazrat. विलिंग वेज और डायबिटिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान मेरे ख्याल में अपनी तरह का यूनिक टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट है ये, जिसमें हमारे डायबिटिक पेशेंट्स को भी हम देख रहे हैं और साथ में आप और बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखते हैं कि जो आपकी अगरचे फील्ड का हिस्सा नहीं भी होते। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डैट इज़ पर्सनैलिटी ग्रूमिंग। यहाँ पर आकर मैंने इतना कुछ सीखा है कि शायद मैं अपनी 4 साल की ट्रेनिंग और जो पीछे प्रोफेशनल जो है वो कैरियर जो शुरू किया था उसमें भी इतना ना सीख सका। और हेल्पफुल हूँ बहुत ज़्यादा डॉक्टर सदाकत का इस मामले में, मैं उनका शुक्रगुजार भी हूँ। उन्होंने मुझे इस काम के लिए चुना। साथ में मेरी जो है वो मिसेज़ हैं, वाइफ हैं, वो भी इधर ही काम करती हैं। तो इस इंस्टीट्यूट में काम करने से जो है वो आपको पता चलता है कि आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बिल्डअप कैसे करना है। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर नवीद को चूँकि ज़िम्मेदारी सौंपी है कि जो FCPS मेडिसिन और FCPS साइकेट्री डॉक्टर्स हैं वो उनकी इंटरव्यूज़ और उनकी हायरिंग का प्रोसेस कराची और इस्लामाबाद में भी डॉक्टर साहब के थ्रू होगा, तो आपको लगता है कि ये चैलेंजिंग जॉब है सिलेक्ट करना, क्योंकि अब पाकिस्तान में
बहुत डॉक्टर हैं जो FCPS मेडिसिन कर चुके हैं, और यही वो डॉक्टर्स हैं जो बहुत मेयारी कंसल्टेंट्स हैं। सर चैलेंजिंग जॉब तो होती है, लेकिन ये है कि आप अपने प्रोफेशन में आपने जब एक्सीड करना है तो आपने चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है, और यहाँ पर रहकर यही चीज़ जो है वो मैंने अपनी बेहतर की कि हाउ टू एक्सेप्ट अ चैलेंज, कि आपने अपनी जो है वो मुश्किलात को, अगर कोई मुश्किल काम भी आपके ज़िम्मे डाला जाए तो आपने उसे खुश असलूबी से करना है, लॉयल्टी के साथ करना है। जो हमारे पास जो डॉक्टर्स हमें चाहिए होंगे वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से लॉयल हों, ऑनेस्ट हों, झूठ ना बोलें और क्लैरिटी के साथ काम करें, और पेशेंट के बेनिफिट इन द एंड जो है जो कि हम चाहते हैं कि वो हो। ये सबसे क्लाइमेक्स की जो खूबी मैं अक्सर देखता हूँ अपने डॉक्टर्स में, तो वो ये देखता हूँ कि वो मरीज़ के लिए दर्द दिल रखते हों, क्योंकि डॉक्टर का काम होता है कि मरीज़ के लिए खुलूस के साथ आगे बढ़ना और मरीज़ की खुशी का ख्याल रखना। बल्कि विलियम वॉल्डहाइम जो बहुत बड़े डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि डॉक्टर का काम तो मरीज़ को खुश करना होता है, शिफा देना तो अल्लाह का काम है। बिल्कुल सही है। और यहाँ पे हम एक और छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे से पलट के आएंगे। हमारी यूनिवर्सिटियों में और तालीमी दरसगाहों में नशे की बीमारी एक वबा की तरह फैली हुई है। किसी यूनिवर्सिटी को ड्रग्स से पाक करना, अगरचे कांटों से भरा हुआ रास्ता है, लेकिन इसकी मंजिल बड़ी खूबसूरत है। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया वालिदैन के साथ एक बहुत ही प्लेजेंट गठजोड़ करके अपने बच्चों की फलाह व बहबूद का रास्ता हमवार कर सकते हैं। अगर यूनिवर्सिटी में रोज़ाना 10 लोगों का यूरिन सैंपल हम लेते हैं और अगर कोई यूरिन सैंपल नहीं देता तो उसे घर जाके दोबारा सोचने का मौका देते हैं, तो 6 महीने बाद हम इस प्रोग्राम को एक स्टेप और आगे बढ़ा सकते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स का भी यूरिन सैंपल लें कि जो उस बैलेटिंग में तो नहीं आते, लेकिन उनके तौर अतवार ऐसे हैं, उनके सिम्टम्स ऐसे हैं कि जिससे कॉलेज इंतज़ामिया को शुबा होता है, और वो 10 के साथ 2 और ऐड कर दें, जैसे कि ग्रेड्स का नीचे आना और पिछले सेमेस्टर की निस्बत अगले सेमेस्टर में जो कामयाबी है वो कम दर्जे की होना और ड्रास्टिक डिफरेंस होना। बहुत सारी चीज़ें इसमें फ़िज़िकल अपीयरेंस से रिलेटेड भी हैं, जैसे किसी का वज़न एकदम बहुत ज़्यादा गिर जाना या किसी का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, किसी की अटेंडेंस में जो है वो एक बहुत ज़्यादा चेंज आपको नज़र आए कि अचानक से वो बहुत ज़्यादा अरसे के लिए गायब है। क्या वही स्टूडेंट्स जो ड्रग यूज़ करते हैं वो ड्रग पुशर भी बन जाते हैं? बिल्कुल। आप ऐसा ना सोचें कि किसी यूनिवर्सिटी में जो मनशियात की सप्लाई होती है वो ड्रग डीलर कर रहे होते हैं जो बाकी सोसाइटी में कर रहे होते हैं। यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ तावन के नाम पे, एक दूसरे के साथ दोस्ती के नाम पे ये दगा कर रहे होते हैं। कई दफ़ा अपना खर्चा निकालने के लिए भी, अपना ड्रग का खर्चा निकालने के लिए। तो जो इब्तदाई तौर पर जैसे कोई 2016 में ड्रग यूज़ शुरू करता है, 2017 में ड्रग यूज़ डिसऑर्डर में चला जाता है, 2018 में वो एडिक्शन में चला जाता है, तो समझ लें कि 2019 में वो ड्रग डीलर है। और आप उसे जब देखेंगे तो वो बज़ाहिर उस कॉलेज का एक बोनाफाइड स्टूडेंट होगा जिसके पास अपना शनाख्ती कार्ड है, जिसके पास कॉलेज का ब्लेज़र है, और आप सोच रहे हैं कि कोई इनविजिबल डीलर होता है, तो नहीं। जी ख्वातीन हज़रात, डॉक्टर साहब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि ये तो हमने कंसल्टेंट्स की बात की, इसके अलावा भी और भी बहुत पैराफर्नीलिया होता है, मेडिकल ऑफिसर्स भी चाहिए होते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी चाहिए होते हैं, उसके मुतालिक आप क्या फोर्सी कर रहे हैं? बिल्कुल, ये तो हमारी बहुत ही नीड है कि हमें साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है विलिंग वेज में और सदाकत क्लिनिक में। फिर हमें नर्सेज़ की ज़रूरत होती है, मेल और फीमेल दोनों किस्म की नर्सेज़ की ज़रूरत होती है। पेशेंट्स की बराह रास्त मदद करने के लिए हमें सपोर्ट स्टाफ की ज़रूरत होती है। अगर कोई ख़वातीन हमारे पास रिहेबिलिटेशन के लिए आएँ तो उनके साथ हमा वक्त एक ख़ातून मुदब्बर उम्र की ख़ातून की ज़रूरत होती है जो उनकी निगहदाश्त और उनके साथ जो इंटरेक्शन जो है। में फीमेल पेशेंट भी इंडोर होती हैं? जी, जैसे मेल पेशेंट होते हैं इसी तरह फीमेल पेशेंट भी होते हैं, तो उनको एक फीमेल पेशेंट के साथ एक अटेंडेंट खातून होती है, तो उनकी भी हमें ज़रूरत होती है।
फिर असिस्टेंट मैनेजर्स जो असिस्ट करते हैं साइकोलॉजिस्ट को और डॉक्टर्स को कामकाज में मदद देते हैं, जो कि बाद में काउंसलर के तौर पर ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि जिससे भी काम करते हुए रिहेबिलिटेशन सेंटर में या साइकेट्रिक सेंटर में कुछ 2-3 साल हो जाएं तो उनके आगे बढ़ने के लिए यहाँ बहुत मौक़े हैं। या तो वो काउंसलिंग में आगे बढ़ जाते हैं या फिर वो मैनेजमेंट में आगे बढ़ जाते हैं, और ये मौक़े होते हैं मैनेजमेंट में आगे बढ़ने के जो उनको बाद में बड़ी मुमताज़ हैसियत भी दे देते हैं। तो हमारे पास जैसे हमने अभी जिक्र किया साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत होती है, मेडिकल स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है, मेडिकल ऑफिसर्स की ज़रूरत होती है जो कि MBBS डॉक्टर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, और इसके अलावा सपोर्ट स्टाफ में ज़रूरत होती है। फिर अकाउंट्स के शोबे के लिए अकाउंटेंट्स की ज़रूरत होती है जो यूजुअली MBA होते हैं, और एंट्री लेवल पे बाज़ औक़ात असिस्टेंट अकाउंटेंट के तौर पर BCom भी आते हैं, लेकिन अब ज़्यादातर जो है MBA आते हैं। और फिर रिसेप्शन पे टेलीफोन ऑपरेटर के तौर पर, तो तमाम शोबों में हमें ज़रूरत होती है। फिर किचन में हमें अच्छे कुक की ज़रूरत होती है, जब तक कि खाना अच्छा ना हो तो मज़ा नहीं आता किसी चीज़ में। 16 इयर्स एजुकेशन मिनिमम साइकोलॉजिस्ट की हो, और 16 इयर्स वालों को भी और 18 इयर्स वालों को हम हायर करते हैं। सो इतनी तो एटलीस्ट होनी चाहिए। और उसके बाद फिर ये एक जो चीज़ होती है कि बाय डिफ़ॉल्ट नहीं साइकोलॉजी की फील्ड में, बाय चॉइस साइकोलॉजी की फील्ड में जो आते हैं। असल बात यह है कि जिनका सेल्फ इमेज एक साइकोलॉजिस्ट का हो, जिन्होंने इसलिए साइकोलॉजी को नहीं चुना था कि यही अवेलेबल था। तो मैं अक्सर सवाल पूछता हूँ जो साइकोलॉजिस्ट हमारे पास आते हैं कि आज से 10 साल बाद आप अपने आप को बतौर साइकोलॉजिस्ट काम करते हुए देखते हैं कि नहीं देखते। तो ज़्यादातर चूँकि हमारे यहाँ लड़कियाँ साइकोलॉजी के फील्ड में जाती हैं और वो 90% फिर काम नहीं करती। ये बहुत वेस्टेज है कौमी सरमाए की भी और इंसानों के रिसोर्सेज की भी वेस्टेज है कि समहाउ बहुत सी लड़कियों को पूछें कि आप कब तक काम करेंगी तो वो कहती हैं शादी तक। ये हमारे कल्चरल डिफ़िकल्टीज़ हैं कि ख़वातीन को उन मामलात में भी इजाज़त की ज़रूरत पड़ती है जिन मामलात में लड़कों को पुश किया जा रहा होता है कि पढ़ो तुम, लड़कियों को इजाज़त की ज़रूरत है। फिर लड़कों को कहा जाता है कि आगे बढ़ो, कोई काम करो, तो लड़कियों को कहा जाता है कि नहीं, काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम शादी करो और घर रहो। असल में इनमें भी कई मतलब मैंने देखा है कि पढ़ाई के लिए तो आगे से आगे पढ़ लेंगे लेकिन काम करने की तरफ नहीं आते हैं। तो 18 इयर्स और समटाइम्स इवन 20 इयर्स की एजुकेशन लेके लेकिन बस फिर काम नहीं करते। जब मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि जिनको सिर्फ पढ़ने का शौक होता है, सिर्फ पढ़ने का शौक है, वो पहले मास्टर्स करें, फिर MPhil करें, फिर उसके बाद PhD करें, फिर वो देखते हैं अब क्या करें। हमारे यहाँ वो जो ऐसे लोग हैं जो कि काम करने के लिए अल्टीमेटली तैयार हों तो हम उनको वेलकम करते हैं। डॉक्टर बनने से ज़्यादा मुश्किल साइकोलॉजिस्ट बनना है, क्योंकि इंसान के अंदर जो सबसे कीमती चीज़ है वो दिमाग है और साइकोलॉजिस्ट का ताल्लुक दिमाग से बहुत ज़्यादा रहता है। मुझे याद है जब 50 साल पहले जब मैं मेडिकल कॉलेज में जा रहा था तो किसी बंदे ने जो गांव से बिलोंग करता था तो मुझे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं या क्या करने जा रहे हैं। तो मैंने कहा मैं मेडिकल कॉलेज में जा रहा हूँ, तो मैं डॉक्टर बनने जा रहा हूँ। तो कहते हैं डॉक्टर बनने के लिए तो गधे का दिमाग चाहिए। मैं बहुत ही परेशान हो गया उसकी बात सुन के। उनका मतलब बड़ी हार्ड लेबर चाहिए, बहुत ही मेहनत करने की ज़रूरत है। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात आपने कही, मुझे ये भूलेगी नहीं कभी बात। और आपको मेरा ख्याल है कि साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए कतई तौर पर गधे का दिमाग नहीं चाहिए। असल में साइकोलॉजिस्ट के ऊपर हमारी विलिंग वेज में आने के बाद भी बहुत मेहनत और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगती है। ये असल बात, असल में ये बात कि जब वो अपनी इनिशियल क्वालिफिकेशन के साथ आते हैं तो उसके बाद हमें कम से कम 2-3-4 महीने कई दफ़ा लगते हैं उनको अपने ट्रेनिंग सिखाने में, क्योंकि एडिक्शन का इलाज जो है वो टेक्निकल और डिफ़िकल्ट इलाज है। सो जब हम उस पर किसी को ट्रेन करने में इतनी मेहनत करते हैं और वो फिर आगे से आगे फिर कहीं और कुछ और पढ़ने के शौक़ में और आगे बढ़ जाते हैं और प्रैक्टिस नहीं करना चाहते काम को, तो वो नुकसानदेह। असल बात यह है कि मेरी तो एक ही शर्त होती है साइकोलॉजिस्ट के साथ और डॉक्टर्स के साथ भी, अगर आप डेली बेसिस पे अपने आप को अपडेट करते हैं और रिसर्च को समझते हैं
और डिग्रियों पे गुरूर नहीं करते, बल्कि आप ऑन गोइंग बेसिस पे सीखने का जज्बा रखते हैं, तो फिर मैं बहुत इस चीज़ की कदरशनासी करता हूँ। हमारा बड़ा लंबा चौड़ा स्लोगन भी है जो मैं आगे बात करते करते बिल्डअप करूँगा। उस स्लोगन का जो आगाज़ है वो इस तरह होता है कि पढ़ो लिखो और सुनो बोलो। आगे भी बहुत कुछ है जो हम आगे बात करेंगे। एक ब्रेक। Society does not know that he is suffering from a physiological disease. Society looks at him as a person who has very weak will, who is evil and wicked. So there are hardly any chances of help for him like a sick person. He will be always looked at a person who is creating problem. The second part of your question is, why is he not getting help? The answer to this question is that the hallmark of alcoholism is denial. By very nature of this disease, he cannot look at what is happening to him. This is something very, very serious, because this person is suffering from alcoholism and he is under the influence of a toxin which is chloroform like. Like in normal people, when somebody drinks, the ultimate end products of alcohol are water and carbon dioxide, and these are two harmless products, and ultimately they are eliminated from the body as such. But if somebody is suffering from alcoholism, he is not producing carbon dioxide and water, he is producing a very, very toxic substance which is aldehyde. It is closely resembling the chloroform. So if somebody is accumulating chloroform while he is drinking more and more, and ultimately he may pass out also, then you don't expect from him that he will look at him. Normally people cannot look at themselves, Anyway. but if somebody is suffering from alcoholism, he can definitely not look at him, and the consequences his drinking is generating. This is very interesting, that what you're saying is that I mean, seriously, I thought that it was all in the mind, that they're in denial, but it's because of the physiological aspect. By physiological, we mean that he's actually on chloroform as such. It's chloroform poisoning. Well, you know, just like you would not be able to function and to be able to understand whatever is going on around you, of course you're going to be in denial. It is a mindset which leads somebody to drink, but it is the body which creates trouble, and there is a metabolic disorder, and it is the body which is vulnerable, it is not the mind. So the seat of alcoholism is in the body, and the seat of drinking is in the mind. Welcome back, नाज़रीन। माइंडसेट की बात है कि मैं कुछ एक तरह के लोगों का माइंडसेट होता है जो बस पे चेक टू पे चेक काम करना चाहते हैं, आगे नहीं बढ़ने की कोई ख़ास ख्वाहिश रखते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है, लेकिन अगर मैं कोई भी चीज़ गलत देख रहा हूँ तो उसको ठीक करने में कोई हेल्प कर सकता हूँ तो मैं वो कर दूँ। बुनियादी तौर पर आप जो भी काम करते हैं, या तो वो काम वो होना चाहिए कि जो आपको बहुत पसंद हो, या फिर आपको उस काम को छोड़ के किसी ऐसे काम की तरफ चले जाना चाहिए जो आपको पसंद हो, या फिर आप उसी काम को पसंद करने लगे। तो ये भी एक बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप जो काम इब्तिदा में पसंद नहीं करते, तो करते करते वो काम आपको पसंद आने लगे। लेकिन किसी तरह से भी आप अगर किसी ऐसे काम में फंसे हों जो कि आपको पसंद नहीं, और आप अपना किचन चलाने के लिए उस काम में फंसे हुए हैं, तो ये कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है। क्योंकि जो लोग लंबी ज़िंदगी पाते हैं उसका एक हिस्सा ये भी है कि उनकी ज़िंदगी में पसंद की चीज़ें हो रही होती हैं कि नहीं हो रही हैं, क्या वो पसंद के जॉब पे हैं कि नहीं, या उनको अपनी पसंद का लाइफ पार्टनर मिला कि नहीं, या वो अपने पसंद की लोकेलिटी में या पसंद के मुल्क में रह रहे हैं कि नहीं। तो जो पसंद नापसंद है ह्यूमन बीइंग की, वो भी बहुत मैटर करती है उनकी वेल बीइंग में, उनकी खुशी में। सो अपने लिए जॉब तलाश करना, और फिर आप उसे पसंद भी करते हो। जैसे विलिंग वेज में जो काम हो रहा होता है, तो विलिंग वेज की फ़ज़ा में आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिलता है कि अपने जज्बात पे कैसे काबू पाएँ, अपनी खुशी को कैसे बढ़ाएं, अपने गुस्से पे कैसे काबू पाएँ, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे बढ़ाएं। तो एक अनकॉन्शियस लेवल पे जैसे आप लैंग्वेज सीखते हैं, जिस माशरे में आप पैदा होते हैं तो उस माशरे की लैंग्वेज आप मुफ्त में सीखते हैं। तो विलिंग वेज में आप अनकॉन्शियसली ऐसी चीज़ें सीख रहे होते हैं जो कि वेल बीइंग से ताल्लुक़ रखती हैं, जिससे आपको अपने घर में भी ज़िंदगी गुजारने में मदद मिलती है। और सबसे बड़ी बात है कि विलिंग वेज में जॉब करने का मतलब है कि आप पहले भी
कोई नशा नहीं करते, सिगरेट नहीं पीते, और वहाँ रहते हुए इस बात का फिर फर्दर कोई इम्कान ही नहीं होगा कि आइंदा भी आप कोई नशा करेंगे या सिगरेट पिएंगे, बल्कि आप स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखेंगे और आप अपनी ज़िंदगी की खुशियों को और अपने गमों को और अपने चैलेंजों को एक ही अहमियत के साथ फेस करना सीखोगे। विलिंग वेज की फ़ज़ा में सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं है, विजडम है, लर्निंग है, और इसकी फ़ज़ा में रहने वाला बहुत कुछ चाहते और ना चाहते हुए सीखता चला जाता है। मोहसिन साहब, ये बताइएगा कि माशाल्लाह आप भी एक स्टालवार्ट हैं यहाँ पे विलिंग वेज में, अरसा 2 दहाइयों से आप काम कर रहे हैं। डॉक्टर सदाकत के आप दस्ते रास्त हैं और इनके साथ बहुत करीबी आपकी रफ़ाकत रही, और आपने ये सफ़र जो है काफ़ी, यानी आगाज़ में आप इस पोजीशन पे नहीं थे, बल्कि आपने बतदरीज खूब से खूब तर का ये जो सफ़र है जारी रखा है। तो इस पे आपका जो राब्ता रहा है और आपका जो वास्ता रहा है विलिंग वेज से, उस पर भी एक हमें ओवरव्यू दीजिए। विलिंग वेज में ख़ास तौर पे मैंने देखा कि बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट देने वाला चूँकि एक माहौल, जिसमें जब लोग हमें अप्लाई करते हैं तो जितनी रिस्पेक्ट के साथ उनकी हायरिंग के प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं। पहले एक इनिशियल इंटरव्यू जैसे अब्दुर्रहमान सदाकत कंडक्ट करते हैं, फिर वो एक ग्रुप की शक्ल इख्तियार करता है, फिर उसमें से हायरिंग होती है, फिर सिलेक्टिव लोगों के साथ डॉक्टर सदाकत खुद मीटिंग करते हैं। तो ये एक काफ़ी सोचा समझा हुआ मंसूबा और प्रोसेस होता है। और विलिंग वेज में हमेशा मैंने ये चीज़ भी देखी कि वो जो एक आम तौर पे दफातर में या मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में, ऑर्गेनाइजेशंस में किसी स्पेस के यानी कि पैदा होने पर फिर हायरिंग होती है। तो यहाँ हमेशा जितनी ज़रूरत होती है उससे ज़रा सी ज़्यादा हायरिंग फ्यूचर नीड्स को देखते हुए की जाती है। लिहाजा यहाँ असामियाँ खाली नहीं होती, बल्कि अदर प्रोजेक्ट्स के लिए नए लोगों को फलने फूलने का मौका मिलता है। और इसीलिए हम बार बार ये बात भी कहते हैं कि अगर कुछ नई हायरिंग होती है तो ये पुराने जो लोग काम कर रहे होते हैं उनके लिए किसी तरह का कोई इनसिक्योरिटी का फील नहीं लाती। तो विलिंग वेज में हमारे पास मुख्तलिफ पोस्ट पे, जैसे डॉक्टर सदाकत अभी फरमा रहे थे कि काफ़ी पोस्ट मौजूद हैं। ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा मौका है जो कि एक शानदार करियर अपना आगाज़ करना चाहते हैं पाकिस्तान में रहते हुए, क्योंकि पाकिस्तान में रहते हुए लोगों को बहुत सारे खदशात रहते हैं। लेकिन विलिंग वेज में आपको एक ऐसी जगह, एक ऐसा माहौल मिलता है जहाँ आप तेज़ी से ग्रो करते हैं, लर्निंग भी हो रही है और रिस्पेक्टफुली यहाँ काम होता है। इवन एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ हायरिंग के अलावा अगर किसी से माजरत भी की जाती है तो वो भी डी हायरिंग के अंदाज में, यानी इस तरह से कि उनको बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम से रुखसत किया जाता है और कभी किसी से ताल्लुक़ ख़राब नहीं होता। इसीलिए लोग जाने के बाद भी दोबारा रब्ता करते हैं यहाँ आने के लिए। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि बहुत अरसे से मैं देखता हूँ कि जब भी कोई हमारे पास न्यूअर एम्प्लॉयज़ होते हैं तो मैं उनको रेगुलरली मोहसिन भाई के पास भेजता हूँ कि इनके अंदर जो है इनकलकेट करें विलिंग वेज की वैल्यूज़ को, विलिंग वेज के काम के अंदाज़ को, और विलिंग वेज में कैसे आगे बढ़ने के मौक़े हैं, पढ़ने लिखने का रुझान कैसे पैदा करें। तो वो मोहसिन करते हैं कि हंसते मुस्कुराते भी रहना है, यहाँ एक दूसरे के साथ चिड़चिड़ेपन का मुजाहरा नहीं करना, आपने कोई रोब दाब वाला माहौल नहीं रखना, बल्कि फ्रेंडली माहौल में असर्टिवली बात करनी है और उसको संजीदगी से निभाना है। और ख़ुद चूँकि मोहसिन भी बहुत ज़बरदस्त एक प्रोफेशनल हैं अब, और ये जो हमारा जो एक काम काज है उसमें मेरे काम काज को सारा मैनेज करना, या मुझे मैं इनका मैनेजी हूँ और ये मेरे मैनेजर हैं। मैं आपको बताऊँ कि मैं ऑनेस्टली बिलीव करता हूँ कि ये जो बच्चे होते हैं ये आपको तस्लीम करना पड़ेगा कि ये बेटर एडिशन होते हैं हम लोगों का। अब जैसे मैं अब्दुर्रहमान को देखता हूँ तो इसकी सोच मुझसे आगे इतनी तेज़ चलती है कि मैं कहता हूँ ठहरो ठहरो ठहरो, मतलब जैसे ये इनका ज़हन बहुत तेज़ चलता है और मैं फिर डेलिब्रेट करता हूँ, सोचता हूँ, मैं कहता अच्छा ठहरो कल बताऊँगा, अच्छा मैं फिर ठहर के करूँगा। तो वाज़े तौर पर मुझे नज़र आता है कि इनकी एज में तो मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। मुझे इस तस्लीम करने में कोई बात नहीं है कि जो आज के नौजवान हैं जिन्होंने सही तालीम हासिल की हो, सही माइंडसेट हो, वो बहरहाल हमसे यानी हमारी जनरेशन से बहुत बेहतर हैं, अगरचे हमारा जो तजर्बा है उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। विलिंग वेज में मैं आपको बताऊं कि ज़्यादातर लोग यंग हैं, सिर्फ मैं और नदीम नूर इसमें हैं बुज़ुर्ग हैं, बाकी यहाँ कोई बुज़ुर्ग नहीं है, आप भी माशाल्लाह बुज़ुर्ग नहीं है। तो यहाँ
एवरेज एज जो है हमारी विलिंग वेज में और सदाकत क्लिनिक में और डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट में एवरेज एज जो है 28 है, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस की निस्बत ये बड़ी एवरेज एज के लिहाज से कम है। और उसमें जो आप ऊपर चलते हैं, जैसे 40 से ऊपर की एज के तो हमारे पास 10 लोग भी नहीं हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो 40 से नीचे हैं, और 30 से नीचे फिर बेनतहा है, फिर 25 साल की उम्र में। तो मैंने देखा कि उम्र में कुछ नहीं रखा, ये आपकी तगोदो है, आपकी एजुकेशन है, आपकी सोच विचार है, कॉग्निशन है आपकी, आपका जज्बा है, आपका एटीट्यूड है, जो कि आपको ऊंचे मकाम तक ले जा सकता है और आगे चल के आप और भी कारहाय नुमायाँ अंजाम दे सकते हैं। एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पे लेते हैं। बीमारियाँ दोनों बहुत मिलती जुलती हैं, यानी दोनों बीमारियाँ प्राइमरी हैं, जिसका मतलब है कि इसके अंदर मौरूसी वजूहात हो सकती हैं, और दोनों बीमारियां जो हैं उसके लिए ज़रूरी नहीं कि पहले कोई बीमारी हो, ये अज़ खुद जन्म ले सकती है। जैसे प्राइमरी एजुकेशन होती है तो पहले कोई एजुकेशन नहीं होती, और दोनों बीमारियां जो हैं क्रॉनिक है, यानी जैसे कहते हैं कि एक दफ़ा डायबिटीज़ है तो फिर हमेशा डायबिटीज़ है। इसी तरह कहते हैं जैसे एक दफ़ा अल्कोहलिज़म है तो फिर हमेशा अल्कोहलिज़म है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इलाज नहीं कर सकते और आप इसके मुज़र असरात से निजात नहीं हासिल कर सकते, लेकिन टेक्निकली ये कहा जाएगा, अगर फ़र्ज़ करें कोई किसी को शराब छोड़े हुए 25 साल भी हो गए हों, 40 साल हो गए हों, तो फिर भी वो अल्कोहलिक ही होगा, क्योंकि अल्कोहलिक होने का मतलब ये नहीं कि आप शराब पीते हैं। अल्कोहलिक होने का मतलब है कि आप शराब नहीं पी सकते। इसी तरह डायबिटीज़ एक दफ़ा जो हो जाती है तो फिर आपका स्टेटस यही रहता है डायबिटिक का, चाहे आपकी शुगर साल के 365 दिन कंट्रोल हो, लेकिन आप पहले जैसे नहीं हो सकते, जो कि नॉन डायबिटिक स्टेटस है आपका, वो बहाल नहीं हो सकता। माइंड बॉडी कनेक्शन दोनों तरफ नज़र आ रहा है। अगरचे बज़ाहिर यूँ लगता है कि डायबिटीज़ सिर्फ़ एक जिस्मानी बीमारी है और अल्कोहलिज़म सिर्फ़ एक नफ्सियाती बीमारी है, लेकिन हकीकत ये है कि दोनों प्राइमरी और जिस्मानी बीमारियां हैं, और दोनों में जहन के अंदर एक सेट ऑफ सिम्टम्स पैदा होता है जिसे हम सिंड्रोम कह सकते हैं। मैं ये छोटा सा पैगाम ज़रूर देना चाहूँगा कि कभी ज़हनी सुकून के लिए या हाई फील करने के लिए नेचुरल हाई को भी ट्राई करें। कभी मेडिटेशन, कभी योगा, कभी वॉक, कभी प्यार और मोहब्बत के इजहार से, कभी बाहमी एक दूसरे की मदद करके खुशी महसूस करने की कोशिश की जाए, तो शराब या इस जैसी कबाहतों की कभी ज़रूरत ही नहीं रहेगी, और हम ये जितना जल्दी कर लें उतना अच्छा है। खुशामदीद। ये जो हम हायरिंग के लिए ख़ास तौर पर बातचीत कर रहे हैं, ताकि गुज़रते हुए वक्त के साथ ये वीडियो जब भी कोई देखे तो वो अप्लाई कर सकता है किसी रेलेवेंट पोस्ट पे, क्योंकि हमारी जो नीड्स हैं वो बढ़ती रहती हैं, और हम चाहते हैं कि कोई ओवरवर्क ना हो और कोई बर्न आउट ना हो, अपनी ज़िम्मेदारी से बर वक्त ड्यूटी पे आएँ, बर वक्त ड्यूटी से वापस जाएं, और फिर अपनी फैमिली और घर के माहौल को एंजॉय करें। तो हमें ना सिर्फ डॉक्टर्स और नर्सेस और डिस्पेंसर्स या असिस्टेंट मैनेजर्स की ज़रूरत होती है, बल्कि हमें सपोर्ट स्टाफ में रिसेप्शनिस्ट और टेलीफोन ऑपरेटर्स या किचन में शेफ़ की भी ज़रूरत होती है, और दीगर हेल्पर्स की भी ज़रूरत होती है, जो कि एक ऑन गोइंग नीड है। और इसके अलावा हमारा एक आईटी डिपार्टमेंट है, बहुत अच्छा आईटी डिपार्टमेंट है, जिसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग और ये लाइव स्ट्रीमिंग जैसे अभी हो रही है, तो ये सारा हमारा अपना ही होम ग्रोन डिपार्टमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट। तो हमें आईटी में भी ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो कि सोशल मीडिया मार्केटिंग से वेल वर्स्ड हों और आईटी स्किल्स के हामिल हों, तो उनकी भी हमें ज़रूरत होती है। और ये ज़रूरत लाहौर, कराची, इस्लामाबाद हमारी, क्योंकि हम जो काम एक जगह करते हैं वो काम बाकी जगह पे भी करते हैं, और उसके लिए किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं। कोई भी जो अपने आप को अहल समझता है, अगर तजर्बा नहीं भी है तो कोई बात नहीं, रुझानात अच्छे होने चाहिए, बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर कोई मुझे बताता है कि मैं एक्सरसाइज करता हूँ या वॉक करता हूँ, तो ये बहुत सारे प्लस पॉइंट बातचीत के आगाज़ में ही जमा हो जाते हैं। या अगर कोई कहता है कि मैं नींद पूरी करता हूँ
या मैं अपने फैमिली मेम्बर से बिल्कुल स्मूथली ज़िंदगी गुजारता हूँ, लड़ाई झगड़ा नहीं करता फैमिली मेम्बर्स के साथ, तो ये बड़े प्लस पॉइंट हैं बिहेवियरल। बिल्कुल ठीक है। और एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि किसी दूसरे की दिल आज़ारी ना करना, जो झूठ नहीं बोलता, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ऑनेस्टी एक और बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। हम इन चीज़ों को एजुकेशन से भी पहले देखते हैं, क्योंकि एजुकेशन अपनी जगह बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन अगर उससे किसी की वैल्यूज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो समझें कि फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सामने नवाज़, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आप ये फरमाइएगा कि इंटरवेंशन डाटा प्रेजेंट करने में और आईटी की जिसका जिक्र अभी डॉक्टर सदाकत कह रहे थे, ये जो सपोर्ट है, हाउ डू यू ब्रिज दीज टू? आईटी स्टाफ की हेल्प का उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ख़ास तौर पर ये इंटरवेंशन डाटा राइटिंग, उसकी एडिटिंग में। इसके अलावा आर्टिकल राइटिंग, जैसे आपने अभी कहा, कई दफ़ा ट्रांसक्राइब करना पड़ते हैं बहुत सी वीडियोस को, कुछ ऑडियोज़ को ट्रांसक्राइब करना पड़ता है। और हमेशा से आईटी स्टाफ ने काफ़ी हेल्प की है इस तरह के मामलात में। ये लिखने पढ़ने वाले काम जो हैं वो, जैसे अभी बहुत हमारे प्रोफेशन से बात भी की है कि इस इदारे में लिखने पढ़ने के काम को काफ़ी ज़्यादा फ़रोग़ दिया जाता है। जो स्लोगन की मैं बात कर रहा था, पढ़ो लिखो सुनो बोलो और दिखाई दो, और इसके अलावा ये स्लोगन फिर आगे भी चलता है कि दिखाई दो, खड़ा करो और कदमों के निशान छोड़ जाओ। बिल्कुल। सर, इसमें मैं एक बात और भी ऐड कर दूं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में वी आर नॉट अ सेट ऑफ इंडिविजुअल आइलैंड्स। इसमें सब लोग दूसरों के कामों में थोड़ा बहुत अपनी स्किल्स के मुताबिक हिस्सा लेते हैं। जैसे हमारे आईटी स्टाफ को भी पता है कि एडिक्शन का डिजीज़ कॉन्सेप्ट क्या है। हमारे किचन स्टाफ को पता है कि साइकेट्रिक पेशेंट से बातचीत कैसे करनी है। यहाँ बुनियादी तौर पर एक सेकुलर सोच पाई जाती है कि मज़हब सबका ज़ाती मामला है और लोग अपने अपने मज़हब और अपनी अपनी मजहबी सोच को जितना चाहें परवान चढ़ाएं, लेकिन उसे अपने तक रखें। हमारी सारी ऑर्गेनाइजेशंस इत्तफाक से 24/7 की बुनियाद पर काम करती हैं। अगरचे संडे के दिन काम थोड़ा हल्का हो जाता है, या जो छुट्टियां होती हैं जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं, जैसे कि ईद की छुट्टियां हैं, तो उन दिनों में भी सब आते हैं, 2 घंटे के लिए आ जाएंगे, हेलो हाई करके चले गए और अपने पेशेंट्स को ये तासर दिया कि खुशी में भी हम आपके साथ हैं। ज़्यादातर हमारे यहाँ जो काम करने वाले हैं वो उनमें छुट्टियों का रुझान नहीं होता, बिकॉज दे लाइक देयर वर्क। वो ज़्यादा बीमार भी नहीं होते। एक तो उसकी सिंपल सी वजह है कि मैं बहुत दुआ करता हूँ कि मेरे साथ काम करने वाले बीमार ना हो, उनके रिश्तेदार भी बीमार ना हो, उनके ख़ानदान में किसी किस्म की कोई बहरान या मुसीबत ना हो। यहाँ कोई किसी का वज़न ज़्यादा नहीं होता, और अगर जब कोई न्यू एंट्री हो जिसका वज़न ज़्यादा हो तो आप समझे कि 1 साल के अंदर अंदर उनका वज़न जो है नॉर्मल हो जाता है। और वो माहौल का एक असर होता है कि जिसकी वजह से लोग जो अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं और सेहतमंद रहते हैं। तो हमारे यहाँ मैं जैसे कहूँ कि आज के दिन में चारों सेटअप्स में 600 लोगों में से एक भी आज सिक लीव नहीं है। हमें आईटी डिपार्टमेंट में भी ऐसे क्रिएटिव लोगों की ज़रूरत होती है कि जो साइकोलॉजिस्ट को मदद फराहम कर सकें, जो ब्राउजिंग करके सर्फिंग करके अच्छे आर्टिकल्स जो हैं निकाल के तो प्रोफेशनल्स तक पहुंचा सकें। फिर जो इंटरवेंशन डाटा जो पेशेंट्स को प्रेजेंट करती हैं फैमिली, उस ट्रेनिंग में वो बड़े मददगार होते हैं। उन्हें टाइपिंग स्किल्स बड़ी अच्छी होती हैं उनकी, और ज़्यादातर हमारे होम ग्रोन होते हैं। पर अब हम चाहते हैं कि जो लोग कहीं का तजर्बा रखते हैं और किसी जगह खुश नहीं है या उनको इत्मीनान नहीं है अपने काम में, और वो समझते हैं कि वो बहुत ज़बरदस्त वर्कर हैं, तो चाहे वो मेडिकल कंसल्टेंट हों, यानी FCPS मेडिसिन डॉक्टर हों, या FCPS सेक्रेटरी हों, या IT डिपार्टमेंट में, या साइकोलॉजिस्ट हों, या किसी भी शोबे में जो कि एक हस्पताल से मुतल्लिका हो सकता है, अगर उनको ये फ़ख्र है कि वो एक काबिल फ़ख्र सरमाया है, वो अपना अच्छा सेल्फ इमेज रखते हैं और ज़िंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए विलिंग वेज और सदाकत क्लिनिक और डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट के दरवाज़े खुले हैं। और ये हमारा जो लिंक है, जॉब्स का लिंक जो है, जिसे लर्न मोर पे आप क्लिक करें तो भी आप उसी पेज पे पहुंचेंगे, जहां हमारा सैलरी स्ट्रक्चर, हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस,
और काम करने का अंदाज़ और दीगर जो आपके सवालात हैं उनके जवाबात पहले ही दिए गए हैं, तो उनको देख के आप रब्ता कर सकते हैं। फिर इंटरव्यू की राह हमवार होती है, या आप रिज्यूमे भेज सकते हैं, फिर आप कॉल का इंतज़ार कर सकते हैं। तो ये सारा काम जो है एक ऑन गोइंग बेसिस पे हम करते रहते हैं। अगरचे ये पहला मौका है कि हमने फेसबुक पे और यूट्यूब पे ये वीडियो डालने का प्रोग्राम बनाया कि हम सारी बातें ज़रा खुल के कर लें और लोगों को खुशामदीद कहें कि विलिंग वेज में और सदाकत क्लिनिक में और डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट में वी हैव अ जॉब फॉर यू। स्लोगन इस आज की वीडियो का और नाम यह है कि वी हैव अ जॉब फॉर यू। तो जो लोग भी दिलचस्पी रखते हैं, तो हमने बॉल उनकी कोर्ट में फेंक दिया है। मिनाल खान हमारे साथ अभी चंद दिनों से ही आई हैं, तो मैं चाहूँगा, मुझे लग रहा है कि आप कुछ कहना चाहती हैं। जी, अभी मुझे ज्वाइन किए हुए 5 से 10 दिन हुए हैं, तो आई एम रियली हैप्पी। मैंने 10 दिनों में जब मैं आई थी तो मुझे आपने इंटरव्यू हुआ, तो बड़ा लंबा सा इंटरव्यू हुआ। उन्होंने मेरी एजुकेशन से ज़्यादा मेरी एबिलिटीज़ के बारे में पूछा कि क्या आपके गोल्स हैं, आप आगे लाइफ में क्या करना चाहते हैं। दैट मीन्स कि आप इधर सिर्फ एजुकेशन और डिग्रीज़ पे नहीं रखते हैं, और आपकी बहुत सारी क्वालिटीज़ देखी जाती हैं कि हाउ कैन यू बिकम अ गुड वर्कर हेयर, हाउ कैन यू बी अ गुड साइकोलॉजिस्ट हेयर। उसके अलावा उन्होंने मुझे बताया कि जी आप यहाँ आएंगी तो आप पढ़ती लिखती नज़र आएँ। मैंने शुरू में तो थोड़ी परेशानी हुई कि हर टाइम हर टाइम तो नहीं पढ़ सकते, देन ऑब्वियसली व्हेन आई केम हियर तो फिर मैंने देखा कि जो बुक्स उन्होंने मुझे दी वो एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग थी। तो मैंने 4-5 दिनों में एक बुक ख़त्म कर ली और मुझे बहुत कुछ पढ़ने को मिला। नॉट जस्ट एडिक्शन, इट वाज अबाउट कि हम लोगों ने फैमिली काउंसलिंग कैसे करनी है। अभी मैं प्रोफेशनलिज्म बहुत अच्छे से सीख रही हूँ कि कैसे सारे एक दूसरे की बहुत हेल्प करते हैं इधर। ऐसे नहीं है कि कोई किसी से बात नहीं करता या शेयर नहीं करता। वी कैन ऑलवेज डिस्कस आवर प्रॉब्लम्स कि हमें इस पेशेंट के साथ ये प्रॉब्लम है और इस पेशेंट के साथ ये प्रॉब्लम है, हम आगे क्या करें। ईदर इट बी डॉक्टर सदाकत, इट बी डॉक्टर एनी अदर डॉक्टर, कोई भी होता है, कोई साइकोलॉजिस्ट होता है, हमारी कोई भी कभी ये बैरियर्स नहीं आए कि जी आप अभी नहीं आई हैं, आप कैसे हमारे पास आ गए हैं। दे आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। चूँकि हम बहुत सब म्यूज़िकली ओरिएंटेटेड भी हैं, क्योंकि म्यूज़िक जो है वो रूह की ग़ज़ा होती है, तो एक हमारा म्यूज़िक डिपार्टमेंट में है जिसमें असद हमारे साथ काम करते हैं और नादिया शेख हमारे साथ काम करती है। नादिया शेख वैसे तो उन्होंने MBA किया हुआ है, लेकिन म्यूज़िक उनका पैशन है और म्यूज़िक के रास्ते वो विलिंग वेज में आई और अब वो काउंसलिंग में दिलचस्पी ले रही हैं और दीगर मामलात, सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो यहाँ किसी को रोका नहीं जाता काम करने से, बल्कि मोटिवेट किया जाता है कि आप अपना दरियाफ्त कर लें कि टैलेंट किस किस डायरेक्शन में है। तो म्यूज़िक में दिलचस्पी रखने वाले लोग भी अगर हमारे पास आना चाहें, अगरचे हमें ज़रूरत होगी कि कोई और स्किल भी हो जो कि वो जानते हों। जैसे अगर कोई अकाउंटेंट है और अच्छा गा लेता है, या कोई काउंसलर बनना चाहता है और अदाकारी अच्छी कर लेता है, तो इस तरह की सलाहियतों वाले लोग, हंसने हंसाने वाले लोग, खुश दिल लोग, उस तरह तो सर हमारे पास कैरिकेचर वाले भी हैं, कार्टूनिस्ट भी हैं जो IT डिपार्टमेंट में कार्टून्स बनाते हैं। कितना ज़बरदस्त है कि एक्टिंग भी अच्छी एक्टिंग अच्छी कर लेते हैं। चचा मियां जी 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 लेकिन खुद डॉक्टर इजाज़ कुरैशी कितनी जहते हैं माशाल्लाह। बहुत अच्छे डॉक्टर, बहुत अच्छे काउंसलर और बहुत अच्छे ओरेटर, ब्रॉडकास्टर्स। और एक इनकी ये भी खूबी है कि ये आवाज़ों की जो मिमिक्री है वो बहुत अच्छी कर लेते हैं। अगरचे उस जानिब इन्होंने अभी बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली तो कभी ज़ोर नहीं दिया, लेकिन चूँकि मेरे साथ बहुत सारा वक्त गुज़रता है तो कोई पता नहीं होता कि कब डॉक्टर इजाज़ जो हैं अचानक अमिताभ बच्चन की आवाज़ में बोलना शुरू कर दें, अचानक ये किसी दिलीप कुमार की स्टाइल में और आवाज़ में बात करना चाहे। तो अल्लाह ने बड़ी सलाहियतें दी हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। मैं समझता हूँ कि आज की वीडियो जो भी देखे तो वो हमारे उस लिंक पे जाके वेबसाइट पे भी तफसीलात कुछ देखें और इस इम्कान का जायज़ा लें कि अगर वो अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, खुशियों के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो वी हैव अ जॉब फॉर यू। मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर कोई सोशल मीडिया एक्सपर्ट हमारा मेंटोर बन जाए या हमें ज्वाइन करना चाहे या वक्तन फ़वक्तन हमें काउंसलिंग दे सकें इस हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि हम अपने मुल्क से नशे की बीमारी को देश निकाला दे सकते हैं। ख़ास तौर पर हम अपनी यूनिवर्सिटियों को
नशे से पाक करना चाहते हैं, जहां हमारे कीमती सरमाया जो मुस्तकबिल में जिन्होंने मुल्क की बागडोर संभालनी है, वहाँ वो नशे की बीमारी के ख़तरे में घिरे हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि ख़ास तौर पर सोसाइटी में से नशे को दूर करना, यूनिवर्सिटी से नशे का तदारक करना और अपने मुल्क से नशे की बीमारी को निकालना, ये हमारा मिशन है। थैंक यू डॉक्टर सदाकत, थैंक यू पार्टिसिपेंट्स, आप सबका बहुत शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, अगर आप समझते हैं कि आप में इनमें से कोई भी सलाहियतें हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और विलिंग वेज सदाकत क्लिनिक डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म्स पे आप अपनी जॉब चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, यू मोस्ट वेलकम। यहाँ पे ये साज़ो आवाज़ की दुनिया, रंगो नूर की दुनिया, कैमरा की दुनिया, बिहाइंड द कैमरा, ऑन कैमरा, ये भी सोशल मीडिया का एक दौर है, इसमें भी आप आ सकते हैं। इफ़ यू हैव अ विल, वी हैव अ वे। ज़रूर हमें ज्वाइन कीजिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह मालिक।